Hello everyone, very good afternoon. Good afternoon to all of you. Very good afternoon to all my dear friends. एक बार फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, सेशन को शेयर कर देंगे सभी के साथ। देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज पूजा वर्मा एंड वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आती हूँ एट 1 PM। 1 PM में आप लोगों के लिए क्लास लेके आती हूँ कॉमर्स की, जहाँ पे मैं आपको मंडे टू फ्राइडे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ स्टैटिस्टिक्स के यूनिट जो है अभी मैं आप लोगों के लिए आपको करवा रही हूँ, उसका कॉन्सेप्ट स्टडी में करवा रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो मैं यहाँ पे आपको कवर अप करवा रही हूँ। और आज फ्राइडे स्पेशल पे मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ एमसीक्यूज ऑफ कॉमर्स के कुछ एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। आई होप सो गाइस यू ऑल आर एक्साइटेड। तो एक बार जो है क्लास को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दे सो दैट सभी को जो है क्लासेस के बारे में पता लग सके, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मेरी और फ्री क्लासेस वॉच करना चाहते हैं देन ये फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, ठीक है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है जिसका टाइमिंग होता है 12 PM होती है मेरी पेपर 1 आफ्टरनून में क्लास होती है और पेपर 2 की क्लास होती है 7 PM, ठीक है। पेपर 2 की कॉमर्स की क्लास होती है, तो अकॉर्डिंगली आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंटेंट स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं देन उसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा पूजा 10, ये मेरा रेफरल कोड है। 10% इंस्टेंट आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए 13 जनवरी से एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ, लीगल एस्पेक्ट का जो यूनिट है मैं वो आपके लिए अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्लस पे ये मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। प्लस पे देखिए आपको मेरे काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मार्केटिंग का, स्टैटिस्टिक्स का, बीई एंड आईबी वाला बिजनेस फाइनेंस का यूनिट जो है, ये सारे आपको कोर्सेज कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप स्टडी करना चाहते हैं देन वो सारे आपको कोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पे। और अब मैं 13 जनवरी से आप लोगों के लिए लीगल एस्पेक्ट का यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड लर्नर्स है, स्टूडेंट है, अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं 5 महीने में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं देन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अकेडमी प्लस पे, जहाँ पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा। 5 months आई नीड द 5 months फ्रॉम योर साइड टू डेडिकेट योर स्टडीज। आपको सिर्फ 5 महीने मेरे साथ जुड़ के मेहनत करनी है एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। जीआरएफ विल बी योर्स, ठीक है। जीआरएफ आपका होगा। और देखिएगा इसमें हमेशा अपने लर्नर्स और स्टूडेंट के साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैंने आप लोगों के ये बोला है कि मैं आपका जीआरएफ इंश्योर करवाने वाली हूँ, दैट मीन्स कि मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहने वाली हूँ। योर जीआरएफ इज माइन जीआरएफ, मतलब आपका जीआरएफ मेरा जीआरएफ है। सो हम लोग मिलकर मेहनत करने वाले हैं। वी नीड ओनली 5 months, ठीक है। और अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 5 महीने बचे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप प्लस पे एनरोल करवा लें, क्योंकि इससे ही आपकी जो स्टडीज है वो बेटर हो सकती है। देखिए ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा डिजाइन किया गया है जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाता है। अदरवाइज अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो मैं आपको वो फ्री सेशन में करवाती हूँ। बट अगर आप कॉन्सेप्ट स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका है कोर सब्जेक्ट, दिस इज योर कोर सब्जेक्ट, और जितना भी रिसर्च वर्क आपको करना होता है, पीएचडी एंट्रेंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का कोई भी एग्जाम हो, आपको वो फाइट करना होता है अपने कोर सब्जेक्ट में। मतलब आपका कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और वही मैं आपको सिखाती हूँ। मतलब एक कोर्स है और इसके काफी सारे बेनिफिट्स है। ये कोर्स सिर्फ एक है बट इसके बेनिफिट्स बहुत है, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जितनी जल्दी मेरे साथ जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए। पूजा 10 ये मेरा रेफरल कोड है। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड लगा सकते हैं, पूजा 10 ना कोई दूजा 10। चलिए, इसके अलावा काफी सारे बैच कोर्सेज भी है जो कि आप लोगों के लिए स्टार्ट किए गए हैं, तो ये बैच कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय सिंपली अप्लाइंग द कोड पूजा 10, ये मेरा रेफरल कोड है। आपको करना क्या है, आपको करना है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल, अपना गोल सेलेक्ट करना है एनटीयूजीसी नेट। उसके बाद अगर आप प्लस लेना चाहते हैं देन आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे। उसके बाद जो भी वैल्यूबल पैक आप चूज करना चाहे, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, आपको चूज करना है। मेरे अकॉर्डिंग 12 महीने या 24 महीने आपके लिए बेस्ट है। आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, तो यहाँ पे अप्लाई कर दी पूजा 10, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का गिफ्ट का बॉक्स नजर आएगा, इस पे जाके आप पूजा 10 अप्लाई करेंगे, इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको कुछ 10,395 अराउंड ही पे करना पड़ेगा, जिसमें भी आपको ईएमआई ऑप्शन भी है, नो कॉस्ट ईएमआई के साथ।
और आपके पास सब्सक्रिप्शन प्राइसेस जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो प्राइसेस आपको नजर आ रही है दिस इज बिफोर 10% डिस्काउंट, और जैसे ही आप कोड लगाएंगे पूजा 10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको कुछ ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल इकोनॉमिकल चार्जेस है आपके लिए। ओके, चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे सामने है, इसको आंसर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है जो कि सही या ट्रू है ये आपको बताना है। ठीक है, और आंसर देखिए सभी को करना है, पोल पार्टिसिपेट मतलब क्वेश्चन में मतलब पार्टिसिपेशन सभी को करना है क्वेश्चंस के आंसर में, क्योंकि तभी जो है आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैनेजमेंट इज ए थिंकिंग फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट डज नॉट एंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन tactfully to get things done। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली 3, ओनली 1, 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर जो है 26 है आपके सामने, इसे आंसर करेंगे आप। सभी को आंसर करना है, और प्लीज एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेशन को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ। ओके, 1 सेकेंड। चलिए देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 3 आपको नजर आ रहा है सिर्फ वही करेक्ट है, बाकी जो 1 एंड 2 स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। मैनेजमेंट इज अ थिंकिंग फंक्शन, ये सोचने का नहीं है, ये एक्शन करने का मतलब मैनेज करने का एक्शन का फंक्शन है, सिर्फ सोचने का नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है, मतलब पॉइंट 2 बोल रहा है, मैनेजमेंट डज नॉट एंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। डज नॉट एंश्योर, तो भाई वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो दैट्स ऑप्शन नंबर 2 भी, जो पॉइंट नंबर 2 है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द ओनली आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग मैन टैक्टफुली टू गेट थिंग्स डन। बिल्कुल, मैनेजमेंट का मतलब है जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होता है उनको टैक्टफुली मैनेज करना और अपना जो भी गोल एजेंडा है उसको अचीव करना। सो यहाँ द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन मैनेजर of an automobile company asked a foreman to achieve a target production of 200 units per day, but he did not give him the authority to requisite tools and materials from the store department. The principle relating to the situation is, इस सिचुएशन से रिलेटेड कौन सा प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। स्केलर चेन, डिसिप्लिन, इक्विटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा प्रिंसिपल इस सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल जो है, आपको पता है ना 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि इस सिचुएशन पे से रिलेट कर रहा है, स्कॉलर चेन, डिसिप्लिन, इक्विटी या अथॉरिटी। यहाँ इनमें से आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इस पॉइंट से बिल्कुल रिलेटेड है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मैनेजर क्या बोल रहा है, मतलब अपने जो भी फॉरमैन है उनको एक टारगेट तो दे दिया गया कि आपको 200 यूनिट पर डे जो है वो प्रोडक्शन करना है, बट यहाँ पे अथॉरिटी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर के पास। तो ये किससे रिलेटेड रूल है,
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड क्या है, आपके रूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, इसको आंसर करेंगे। लिस्ट 1 है, उसको लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। कुछ स्टाइल्स ऑफ मैनेजर है और उसके कुछ फीचर्स है, इनमें से आपको बताना है कि किस तरीके से जो है लीडरशिप स्टाइल्स है। क्लासिकल स्टाइल जो कि लाइजर फेयर होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। तो इनमें क्या किस तरीके के फीचर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी क्या है, पेपर थोड़ा सा लेंथी सेट किए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डिजर्व कर सकते हैं एग्जाम में आने के लिए। चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। लाइजर फेयर में क्या होता है, देखिए, रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग विजन और एन इंस्पिरेशनल लीडर, डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशंस, exert complete control over the employees or preferred for those employee who require less supervision। ठीक है, मतलब किस सिचुएशन में किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल या मैनेजर जो स्टाइल होता है मैनेजर का, वो फॉलो किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से बताइए, इसको आंसर करेंगे। तो देखिए लाइजर फेयर में क्या होता है, सब कुछ क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। मतलब मैनेजर क्या करता है, सब कुछ फ्री कर देता है, कोई भी कंट्रोल अपने हाथों के अंदर नहीं रखता है। सब कुछ मतलब जिसकी जो जिस तरीके से जिसको काम करना है वो कर सकता है, और इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे प्रिफर्ड फॉर दोज एम्प्लॉइज हु रिक्वायर लेस सुपरविजन, जिन्हें लेस सुपरविजन की जरूरत होती है, तो उनके लिए कैसी कैसी लीडरशिप स्टाइल यूज की जाएगी, लाइजर फेयर, सब कुछ फ्री छोड़ दिया जाता है। देन आता है आपके ऑटोक्रेटिक, टाइट कंट्रोल। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे टाइट टाइट कंट्रोल की जरूरत होती है, मतलब कंट्रोल बहुत ज्यादा करना होता है। तो क्या होता है, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग विजन और एन इंस्पिरेशनल लीडर, डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशन, या फिर एक्सपर्ट एक्सर्ट्स कंप्लीट कंट्रोल। देखिए यहाँ पे बोला ना कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉइज, तो किस में रखा जाता है, वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में रखा जाता है। देन आपके आता है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे फॉलो किया था, डू नॉट वेल इन ऑल द सिचुएशन। ट्रांजैक्शनल जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो हर सिचुएशन में सूटेबल हो, बट जरूरी नहीं होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग विजन और एन इंस्पिरेशनल लीडर। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी जो अपने एम्प्लॉयज की जो मेंटालिटी होती है उसको क्रैक कर सकता है, मतलब उसको चेंज कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, उनको इंस्पायर कर सकता है प्रोडक्शन के लिए, अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए। इस तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो कौन सी होती है हमारी, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग विजन एंड इंस्पिरेशनल लीडर, तो उसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी दिया है वेरी गुड, और जिनका भी अगर गलत आंसर आ रहा है या कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज इंप्रूव योरसेल्फ, डोंट डिमोटिवेटेड योरसेल्फ, जस्ट इंप्रूव योरसेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने। एंड इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड एट अ cost of 10, I think so, हाँ। Equipment is acquired for a cost of 10 rupees, 10 lakh, and was put to use in a scientific research। उसको क्या किया गया, उसको साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया गया। After 1 year of research, the equipment was brought into another business of the CC। another business में उसको फिर देन काम लिया। For charging depreciation, block of assets shall be increased by, block of asset कितने अमाउंट से इंक्रीज किया जाएगा, ये आपको बताना है। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए इसको आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, नील अमाउंट, मतलब जीरो अमाउंट,
कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। देखिए क्या होता है, जब बिजनेस के अंदर हम लोग कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जब एसेट लेके आते हैं ना, तो उस पर 100% या 150% जो डिडक्शन मिलना होता है वो मिल जाता है, मतलब क्लेम जो मिलना होता है वो एक साथ मिल जाता है एडिशनली। पर उसके अंदर शर्त ये होती है कि आप देन उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो किसी और बिजनेस में अगर फिर सेम असेट को यूज करता है तो उसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी, 0 ली जाएगी फॉर द ब्लॉक ऑफ असेट पर्पस, ठीक है, 0 वैल्यू ली जाएगी, नील वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने। मैच करना है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हमारे सामने और यूजुअल एप्लीकेशन है, ठीक है। इंटरव्यू किस किस टाइप का, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, मिक्स्ड और बिहेवियरल। आपको ये बताना है ये किससे मैच हो रहा है प्रॉपरली, आपको ये बताना है जो मैच हो रहा है किससे प्रॉपरली मैच हो रहा है। ओके तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहाँ पे यूज किए जाते हैं, द रियलिस्टिक अप्रोच दैट वील्ड कंपेरेबल आंसर प्लस इन डेप्थ इनसाइट, मतलब इन डेप्थ इनसाइट देती है। तो ये कौन सा इंटरव्यू देते हैं ये हमें देखना होगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंड applicant reasoning and analytical abilities under modest stress, useful for valid result especially when dealing with large number of applicants, useful when the interviewer tries to probe personal details to the candidate to analyze why they are not fit for the job। तो इस टाइप के इंटरव्यूज कहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। ओके तो देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहाँ पे अंडरस्टैंड द एप्लीकेंट रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज का जब हमें पता करना होता है तब स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज है वो यूज किए जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड यूज किए जाते हैं जब हमें क्या करना होता है, इन डेप्थ इंसाइट, किसी भी फिनोमिना के बारे में डिटेल में जानना होता है, गहराई से जानना होता है, तब इन डेप्थ जो है जो मेथड होता है इंटरव्यू का वो यूज किया जाता है, ठीक है। यूजफुल फॉर वैलिड रिजल्ट स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये होगा हमारे मिक्स टाइप ऑफ रिसर्च। और बिहेवियर में क्या स्टडी किया जाता है, ओके आई थिंक सो यहाँ पे तो 2 1 3 यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ है, ऑप्शन थोड़ी से गड़बड़ है, बट ठीक है चलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, वैसे ही कर लेते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा 1 सेकेंड। देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज किए जाते हैं जब हमें वैलिड रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है, वैलिड रिजल्ट चाहिए होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 से ही मैच होगा, 2 से नहीं 3 से। अनस्ट्रक्चर्ड यूज किए जाते हैं जब हमें पर्सनल डिटेल्स किसी के बारे में चाहिए होती है। और मिक्स्ड तब यूज किया जाता है जब हमें किसी भी तरीके की इनडेप्थ जो है वो रीजनिंग का पता कराना होता है। और बिहेवियरल चाहिए होते हैं जब हमें रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में पता करना होता है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 3 4 देन हो जाएगा 1 and 2, 3 4 1 2 अच्छा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पे हमारे यहाँ पे मिल गया हमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा बिल्कुल। ओके क्लियर हो गया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बट नाउ क्लियर, ठीक है अभी क्लियर है। स्ट्रक्चर्ड कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जब कोई भी हमें किसी भी पर्सनल डिटेल चाहिए होती है तब अनस्ट्रक्चर सॉरी जब भी हमें वैलिड रिजल्ट चाहिए होती है तो स्ट्रक्चर्ड मेथड को यूज किया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड को यूज किया जाता है जब पर्सनल डिटेल्स चाहिए होती है, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स चाहिए होती है। और जब वैलिड रिजल्ट चाहिए होते हैं तब स्ट्रक्चर्ड यूज किया जाता है। मिक्स्ड जब हमें कोई भी इन डेप्थ स्टडी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों टाइप के इंटरव्यूज का यूज करते हैं। और बिहेवियर जब हम रीजनिंग भाई रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज
किस में स्टडी किया जाता है, बिहेवियर में स्टडी किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक। कौन सा एक कमर्शियल बैंक्स का फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, आरटीजीएस या एनईएफटी ट्रांजैक्शंस। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे फटाफट से। नॉट अ फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। और सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, सभी को आंसर करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका द ऑप्शन नंबर बी, द इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। issuance of letter of credit is not a fund based business of commercial banks। देखिए क्या होता है फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक, होता क्या है? तो ये होता है जब आपको जो बैंक होता है ना, उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, बैंक को इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, फंड फंड को ट्रांसफर करना पड़ता है। फंड बेस्ड जो बिजनेस होते हैं ना, उसमें क्या करना पड़ता है, बैंक्स को इमीडिएटली फंड्स को ट्रांसफर करना पड़ता है टू द बोरोवर। बोरोवर को इमीडिएटली जो है अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, फंड को ट्रांसफर करना पड़ता है, क्रेडिट देनी पड़ती है। बट जो इश्यूएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, इसमें इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता है फंड का। इसमें फंड का जो है इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सिर्फ लेटर इश्यू किया जाता है कि भाई मैं गारंटी देता हूं कि ये जो पर्सन है जो आपसे ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये आपको पैसे दे देगा, और नहीं देगा तो मैं इसके बिहाफ पे आपको पैसे दूंगा। तो मतलब ये एक इमीडिएट फंड ट्रांसफर नहीं होता है इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। बाकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, चाहे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और आरटीजीएस या एनईएफटी हो, सभी ट्रांजेक्शन में इमीडिएटली फंड को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, सो फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, आई होप सो क्लियर हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना, और ये प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एनपीए है, एसएलआर है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, रेपो रेट है, और सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। तो ये आपको बताना है इनका किससे रिलेटेड होंगे, लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी कैप्ट विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, loans and advances not paid for more than 90 days, या percentage of net demand and the time liabilities to be kept in the form of liquid assets। तो यहाँ पे आपको इनको मैच करके देन आंसर करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने। देखिए एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, जो कि लोन एंड एडवांसेस नॉट पेड फॉर मोर देन 90 डेज, वो क्या बन जाती है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती है बैंक्स के लिए। एसएलआर जो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये किसके साथ मेंटेन करना होता है, ये किसके साथ मेंटेन करना होता है, ये द परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट विद द बैंक इटसेल्फ, मतलब बैंक के पास ही ये होता है एसएलआर। और सीआरआर किसके पास होता है, सीआरआर किसके पास होता है, ये होता है आपके आरबीआई के पास। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं थी। और रेपो रेट क्या होती है, जहां पे जो कमर्शियल बैंक्स है वो किससे लेते हैं, लैंड्स मनी फ्रॉम द आरबीआई। मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
3412 कहाँ नजर आ रहा है? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 342 और 1, 3421 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली नजर आ रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पे नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का हमारे सामने क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन है, चलिए इसको आंसर करें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is entrusted with the management of the public debt and issue of non-loan and treasury bills on behalf of the central and the state governments. Reason दिया गया, the governor and the deputy governor of Reserve Bank of India are appointed by the central government. तो आंसर करना आपको क्वेश्चन नंबर 33। काफी अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, असर्शन दिया गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंट्रस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स को ये मैनेज करता है एंड इशू करता है न्यू लोन्स एंड ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, असर्शन बिल्कुल सही है। जो जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट किसको बोलती है? आरबीआई को बोलती है। और आरबीआई क्या करता है? ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। और जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। assertion reason both are correct but not the correct explanation, so correct answer is the option number B। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which one of the following is not the function of नाबार्ड? नाबार्ड का क्या फंक्शन नहीं है ये बताएंगे आप फटाफट से। नाबार्ड का क्या फंक्शन नहीं है? टू प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंट बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स and sectoral rural banks, etc., approved by the RBI for some specific purpose, or to undertake inspection of cooperative societies other than primary cooperative societies and RRBs. Then next, to promote research in various aspects of the problem of urban development, or to subscribe to share capital or invest in the securities of any institution concerned with the agriculture and rural development। तो यहाँ पे देखिए, जो मुझे इनकरेक्ट, जो करेक्ट नहीं है नाबार्ड के रिगार्डिंग, वो कौन सा पॉइंट है? ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। भाई अर्बन डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड काम नहीं करता है, नाबार्ड काम करता है सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए काम करता है? रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कौन काम करता है? नाबार्ड फंक्शन करता है या कार्य करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वही लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन हमें मैच करना है एंड देन आपको आंसर करके बताना है। रिलेशनशिप बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडिविजुअल्स बैंकिंग या डेवलपमेंट बैंकिंग, ये किससे डील करते हैं या किससे रिलेटेड है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, उनको मैच करना, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन आपको मैच करना है। तो डीलिंग इन हुंडीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कौन करता है? ये हुंडीज और एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का काम कौन करता है हमारे? आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो मैच होगा वो हो जाएगा हमारे मर्चेंट बैंक्स। कौन करता है? मर्चेंट बैंक्स ये काम करते हैं। देन widening the entrepreneurial base and assist in the rapid rate of industrial growth। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी कौन हेल्प करता है? हमें हेल्प करते हैं रिलेशनशिप बैंकिंग। कौन करता है? रिलेशनशिप बैंकिंग हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देन इंडिविजुअल्स बैंकिंग, इंडिविजुअल्स बैंकिंग का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। ये कौन करता है?
ये इंडिशियस बैंकिंग में किया जाता है। और डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। ठीक है, ये कौन करता है, ये डेवलपमेंट बैंक से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। अच्छा अच्छा, नो 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 नो, ये करेक्ट मैचिंग नहीं है। देखिए रिलेशनशिप बैंकिंग में क्या किया जाता है, रिलेशनशिप बैंकिंग में मेंटेनिंग, क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। तो ये किसमें किया जाता है, ये रिलेशनशिप जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग का काम क्या होता है, मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं, इशू मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, या और इंडिजियस बैंक क्या करते हैं, इंडिजियस बैंक करते हैं आपकी डिपॉजिट्स को जो है डीलिंग इन हुंडीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैचिंग है, मतलब आपका मैचिंग होना चाहिए, आई थिंक सो 4 3 1 एंड 2 ये होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, organization must strive to alter, adopt and develop their products to keep pace with ever changing customer preferences and desire. This is important feature of, ये किसका important feature है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट का, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, किसका ये important feature है। ठीक है, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ओके तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्केटिंग। दिस इज द मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, दिस इज नोन एज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस जो है आज के इंपॉर्टेंट, जो कॉमर्स के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के थे, वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए थे। आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और आपको लेवल समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम का क्या लेवल है और हमें किस लेवल की कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट स्टडी करना चाहते हैं देन आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ सकते हैं। प्लस पे मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 13 जनवरी से, जो कि होगा लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट का जो यूनिट है वो मैं आपका स्टार्ट कर दूंगी, 13 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है प्लस पे, और प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं पूजा 10 PUJ10, ये मेरा रेफरल कोड है। सो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास एंड आई होप सो आपको क्लास अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं, ठीक है ना। और आपकी डेली ध्यान रखना मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है 1 PM पे, और इसके अलावा संडे को ये भी ध्यान रखना, संडे को दिस संडे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगी जहां पे आपसे मैं टॉप 20 MCQs डिस्कस करूंगी स्टैटिस्टिक्स के टॉप 20 MCQs जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है ना, तो बी रेडी गाइस फॉर दिस सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ दिस संडे। बाकी मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है 1 PM पे, कॉमर्स की ध्यान रखना। और अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं देन फ्री क्लासेस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मेरी क्लास होती है 7 PM इवनिंग में, मेरी क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।